हेलो दोस्तों। तो आज का वीडियो आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में है और ये इसका दूसरा पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में कल हमने इनका पूरा बिजनेस मॉडल और इनका जो क्वार्टर वन FY 26 का रिजल्ट आया था उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को उसके बारे में जानना है तो आप लोग कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। एंड आज के वीडियो में हम इनका कॉन्फ्रेंस कॉल एंड इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड पी के बेसिस पे इनका वैल्यूएशन का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल देखते हैं, ब्रीफ में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो एक्चुअली ये लोग सीसीटीवी कैमरा बनाते हैं। बेसिकली ये लोग सीसीटीवी कैमरा और वीडियो सिक्योरिटी एंड सर्विलांस से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनका एक अपना बड़ा फेमस ब्रांड है सीपी प्लस के नाम से। आप लोगों ने वो सीपी प्लस के कैमरे, सीसीटीवी कैमरे आप लोगों ने देखे होंगे अपने घरों में या मार्केट में या दुकानों पर, मल्टीप्लेक्सेज में, शोरूम्स में, हर जगह लगे रहते हैं ऑलमोस्ट। तो आप लोगों ने देखे होंगे, यही इन्हीं का ब्रांड है। तो आते हैं इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर। तो सबसे पहले इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि 2025 आदित्य इन्फोटेक के लिए एक माइलस्टोन ईयर रहा है, क्योंकि इनकी लिस्टिंग हुई है 5 अगस्त 2025 को बीएससी और एनएससी के ऊपर। एंड इनका 1995 में कंपनी इनकारपोरेटेड हुई थी और इस विजन के साथ इनका इनकारपोरेशन हुआ था कि ये लोग जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है उसको इंडियन मार्केट में लेके आएंगे। और पहले ये लोग जो लीडिंग ग्लोबल आईटी ब्रांड्स हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते थे इनिशियल ईयर्स में। एंड फिर 2007 में इन्होंने सिक्योरिटी एंड सर्विलांस वाले सेगमेंट में एंटर किया और अपना खुद का ब्रांड सीपी प्लस इन्होंने लॉन्च किया। एंड आज ये इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं वीडियो सिक्योरिटी एंड सर्विलांस प्रोडक्ट के। सॉरी, इनका लगभग 21% का मार्केट शेयर है इस सेगमेंट का। एंड वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं इस पूरे सेगमेंट के और इनके पास लगभग 4100 एम्प्लॉइज हैं। 2017 में इन्होंने मेक इन इंडिया के तहत डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ 50-50 में एक ज्वाइंट वेंचर किया था। एंड अभी इन्होंने लास्ट ईयर में उस ज्वाइंट वेंचर में जो 50% शेयर डिक्सन टेक्नोलॉजी का हुआ करता था। एक्चुअली डिक्सन टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो लैपटॉप हो गया, टेलीविजन हो गया और आपके मोबाइल फोन्स हो गया। इस इंडिया में ये प्रोडक्ट बनाने की सबसे बड़ी कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी, लैपटॉप मोबाइल बनाने की। तो इन्होंने इनके साथ ज्वाइंट वेंचर किया था एंड ज्वाइंट वेंचर करके डिक्सन टेक्नोलॉजी इनके लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता था। तो इसमें इन दोनों की 50-50% की पार्टनरशिप थी। लेकिन लास्ट ईयर 2024 में, 2017 में इन्होंने पार्टनरशिप की थी और 2024 में इन्होंने अभी अपनी पार्टनरशिप के जो 50% से डिक्सन के पास थे वो इन्होंने डिक्सन से बाईबैक कर लिए। और अभी ये जो कंपनी थी AIL डिक्सन, वो AIL डिक्सन इनकी फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी बन गई है। एंड लास्ट ईयर सितंबर 2026 में, ये तो हमने बता दिया, इन्होंने जो अभी डिक्सन से 50% जो AIL डिक्सन में हिस्सेदारी थी वो इन्होंने लिया, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने 6.6% अपनी कंपनी के शेयर डिक्सन को दिए हैं। इन्होंने इनको कैश में कोई पैसा नहीं दिया, अपनी कंपनी में हिस्सेदारी 6.6% की डिक्सन टेक्नोलॉजी को दी है। इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कडप्पा, जो कि आंध्र प्रदेश में एक जगह का नाम है, वहां पर इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और जिसकी कैपेसिटी लगभग 15 लाख सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चर करने की है पर मंथ। एंड इसका अगर टोटल एरिया देखेंगे तो 3.5 लाख स्क्वायर फीट में ये टोटल फैला हुआ है ये प्लांट। और इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड वाइड थर्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सर्विलांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये। और ये प्लांट बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। एंड इनकी एक R&D फैसिलिटी नोएडा में है और एक दूसरी R&D फैसिलिटी ये लोग गुजरात में, अहमदाबाद में भी स्टेबल कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग आने वाले समय में ताइवान में एक R&D फैसिलिटी और सेटअप करेंगे। आगे इन्होंने अपने सीपी प्लस ब्रांड के बारे में बताया कि ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन सिक्योरिटी एंड सर्विलांस सेगमेंट है इंडिया में। एंड ये एज पर कस्टमर नीड अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करते हैं। एंड जो कि जिनका की यूज गवर्नमेंट से लेकर के बिजनेस और आम लोग अपने घरों तक में उसको यूज करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। और ये हर तरीके के सीसीटीवी कैमरा बनाते हैं, मतलब जैसे एनालॉग HD कैमरा है उससे लेकर के IP नेटवर्क कैमरा भी ये लोग बनाते हैं, वाईफाई कैमरा, 4G कैमरा, थर्मल कैमरा। इसके अलावा जो आपको एक्सप्लोजन प्रूफ AI कैमरा है वो भी ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा इनके पास ये लोग इनके रिकॉर्डिंग डिवाइसेज भी बनाते हैं, जो HDR है तो और VR है। एंड अदर जो सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे भी ये लोग सीपी प्लस ब्रांड नाम से बनाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल रेंज में देखेंगे तो AI नेटवर्क कैमरा ये लोग बनाते हैं, जिसमें कि फेस रिकॉग्निशन का जो फीचर है वो होता है। इसके अलावा लो लाइट कैपेबिलिटीज वाला जो कैमरा होता है वो भी, जो कि कम लाइट में अंधेरे में भी क्लियर पिक्चर खींच लेते हैं, क्लियर पिक्चर ले लेता है, वो भी कैमरा ये लोग बनाते हैं। रियल टाइम वीडियो एनालिटिक भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं।
इसके अलावा जो इनका ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, ओवर स्पीडिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस जो कैमरा यूज करती है वो कैमरा ये लोग बनाते हैं। और एंड इसके अलावा जीपीएस इनेबल्ड मोबाइल एनवीआर भी बनाते हैं, जो कि ट्रेन्स में एंड बसेज में जो हम लोग आजकल लाइव लोकेशन ट्रैक करते हैं, तो वो उन्हीं सिस्टम्स के जरिए ये सब संभव है। तो ये वो कैमरा भी बनाते हैं। इसके अलावा पुलिस के लिए बॉडी वॉर्न कैमरा ये लोग बनाते हैं। तो जितने भी कैमरे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं या जो प्रोफेशनल लाइफ में यूज होता है, इधर वो किसी भी फील्ड के लिए हो, सिक्योरिटी के लिए हो या सॉरी थोड़ा सा जुकाम हो गया है, तो या अदर यूजेज में जो होते हैं, वो सारे टाइप के कैमरे सीपी प्लस ब्रांड नेम से आदित्य इन्फोटेक बनाता है। आगे उन्होंने बोला था कि इनका जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू इनके लगभग 4 की सेगमेंट से आता है। पहला की सेगमेंट है गवर्नमेंट, दूसरा की सेगमेंट है जो लार्ज इंटरप्राइजेज होते हैं, बड़े बिजनेसेज होते हैं वो, थर्ड है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेज, एंड जो फोर्थ है वो जो आम लोग अपने घरों में यूज करते हैं कैमरे, उनसे इनका रेवेन्यू आता है। तो 60% इनका रेवेन्यू आता है जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाला सेगमेंट है उससे, एंड 30% इनको रेवेन्यू जनरेट होता है इनके गवर्नमेंट प्लस जो लार्ज इंटरप्राइजेज हैं उससे, और 10% रेवेन्यू इनको इनके जो कंज्यूमर होम सेगमेंट वाले बिजनेस से आता है। और ये अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चैनल के जरिए सेल करते हैं। सीपी प्लस के पास अगर देखेंगे तो इंडिया में इस पूरे सेगमेंट का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनके पास। इनके पास 1000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है अक्रॉस द इंडिया, एंड 2000 से ज़्यादा इनके पास जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, एंड करेंटली ये लोग 500 से ज़्यादा सिटीज में इनका प्रेजेंस है, एंड इनके पास 48 ब्रांच ऑफिसेज हैं, एंड 13 आरएमए सेंटर्स हैं इनके। इसके अलावा ये लोग कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ अपने ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, सीपी प्लस ब्रांड को, एंड इनका अपना खुद का एक एडवर्टाइजमेंट का टैग लाइन है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। इस एडवर्टाइजमेंट के टैग लाइन को आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे देखा भी होगा। आगे मैनेजमेंट ने इंडस्ट्री ग्रोथ के बारे में बताया कि इंडस्ट्री में एक स्ट्रांग एक्सपेंशन हो रहा है, जिसको जो कि एक्चुअली ड्रिवन बाय रैपिड अर्बनाइजेशन एंड सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है लोगों में। गवर्नमेंट भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को सिग्निफिकेंटली बढ़ा रही है। मार्केट भी लगभग 16.5% के रेट से CAGR से ये ग्रो कर रहा है। एंड वीडियो सर्विलांस यूनिट जो कि 2025 में इन्होंने लगभग 40 मिलियन सेल हुई थी, वो 2030 में एक्सपेक्टेड है कि बढ़कर के लगभग 75 मिलियन तक पहुंच जाएगी। एंड गवर्नमेंट ने इनको काफी बेनिफिट मिला है गवर्नमेंट की एक पॉलिसी का, जिसको STQC कहते हैं। STQC शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअली उसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। आगे आने वाले मेरे वीडियो में कई जगह पर ये टर्म यूज होगा, तो हम लोग इसको STQC के नाम से ही बोलेंगे। तो गवर्नमेंट ने 9 अप्रैल 2025 को सारे CCTV कैमराज एंड जो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए STQC सर्टिफिकेशन कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन्स होते थे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी ये कैमरे यूज हो रहे हैं, प्लस जो लार्ज इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज, मतलब इंडिया में कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जहाँ पर कि CCTV कैमरे यूज न हो रहे हों। वहाँ पर जो ऐसे सिक्योरिटी लैब्स वाले कैमरे हुआ करते जो चाइनीज प्रोडक्ट हुआ करते, तो उनमें जनरली क्या होता है, सारा डाटा आपके साथ साथ वो चाइना को भी ट्रांसफर करता रहता है। तो गवर्नमेंट ने इन सिक्योरिटी जिनमें लो सिक्योरिटी था, जिनमें सिक्योरिटी के कॉन्शियसनेस था, प्रॉब्लम था, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को CCTV कैमरे में यूज होने वाले ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, और उसके लिए एक सर्टिफिकेशन कंपलसरी कर दिया कि अगर किसी प्रोडक्ट में STQC का सर्टिफिकेशन है तो ही वो इंडिया में आप सेल कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको इंडिया में सेल नहीं कर सकते हो। तो इस STQC का जो एम है वो एम है कि ये डिवाइस जो है ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, और जो यूजर है उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड जो साइबर सिक्योरिटी के जितने भी रिस्क है उन सबको वो एड्रेस करना चाहिए। तो सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए वो प्रोडक्ट, ताकि कोई भी जो डाटा है वो लीक ना हो, कोई भी अदर जो सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ये STQC का सर्टिफिकेशन लेके आई है। एंड इस सर्टिफिकेशन के मैंडेट होने के बाद अधिकतर जो चाइनीज प्लेयर हैं वो इंडिया में बैन हो गए, और इनके मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट हैं जो CP प्लस ब्रांड के, वो STQC से सर्टिफाइड हैं। पहले से भी इनके सर्टिफाइड हुआ करते थे, हाईली सिक्योर्ड इनके प्रोडक्ट हुआ करते थे, और जो बाकी बचे हुए थे उनको भी इन्होंने उसी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो सारे ही ऑलमोस्ट इनके सर्टिफाइड हुए हैं, और जो इनके नॉन सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं भी STQC के, वो भी बोल रहे हैं कि वो बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर वो भी ऑलमोस्ट मार्केट से सोल्ड आउट हो जाएंगे। एंड STQC अप्लाई होने से इनको काफी बेनिफिट मिल रहा है। इन्होंने गाइडेंस दिया है कि इस साल इनका जो सेल ग्रोथ है वो 25% से आएगा। आगे मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है।
तो मैनेजमेंट ने बोला है कि जो इनका अभी क्वार्टर 1 में भी रिजल्ट आया है, इसमें 16.4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। एंड हिस्टोरिकली अगर देखें तो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर इनका थोड़ा सा वीक ही रहता है, उसमें 18 से 20% की ग्रोथ इनकी आती है, बाकी के क्वार्टर्स में ग्रोथ थोड़ी इनसे ज़्यादा आती है। तो अभी भी फर्स्ट क्वार्टर में इनका 16.4% का ग्रोथ आया है, और जो इबिटा है उसमें 47.5% की ग्रोथ आई है। एंड इनका जो इबिटा मार्जिन है वो बढ़ा है, पहले लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 6.9% हुआ करता था, जो अभी बढ़ के 8.7% हो गया है। पैट ग्रू बाय 46% ईयर ऑन ईयर। एंड जो पैट मार्जिन है वो पहले लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 3.5% हुआ करता था, जो भी बढ़ के 4.4% हो गया। और मैनेजमेंट ने आगे गाइडेंस दिया है कि आगे वो फुल ईयर के लिए 6 to 7% पैट मार्जिन का ग्रोथ रहेगा। एंड ये लोग जो आईपीओ लेके आए थे 1300 करोड़ का आईपीओ लेके आए थे ये लोग। एंड उसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इशू था, और लगभग 800 करोड़ का ओएफएस था। इस 500 करोड़ के फ्रेश इशू में से ये 375 करोड़ अपना जो डेट है उसको रिपेमेंट करने में लगाएंगे। एंड इनका जो डेट है पहले 423 करोड़ हुआ करता था, उसको उसमें से 375 करोड़ इन्होंने डेट रिपेमेंट में लगा दिया, और करंट डेट इनका घट के केवल 48 करोड़ रह गया है। फुल ईयर FY26 के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि इनका जो रेवेन्यू है वो 3,900 करोड़ से लेकर 4,100 करोड़ के बीच में रहेगा। एंड जो इनका जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो 16.5% की है, लेकिन इनका जो ग्रोथ आएगा वो फुल ईयर FY26 में 25% के आसपास इनका ग्रोथ आएगा। एंड जो इनका इबिटा मार्जिन है वो 10 से 11% रहेगा। एंड जो इनका पैट मार्जिन है वो 6 to 7% रहेगा। और जो इबिटा मार्जिन 10 से 11% और पैट मार्जिन 6 to 7% है, इसके पीछे कुछ ग्रोथ लीवर है, जैसे कि इनका ये लोग अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर रहे हैं। जो हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल कर रहे हैं कंपेयर टू लो मार्जिन प्रोडक्ट्स। एंड इसके अलावा जो अपना सीपी प्लस ब्रांड नेम से ये लोग ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अभी आज की डेट में ये लोग जितना प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें 90% ये लोग अपने खुद के ब्रांड नेम सीपी प्लस से सेल करते हैं। और इसके बाद इन्होंने अभी अपना जो डेट रीपे किया है, डेट रीपे करने से जो इंटरेस्ट उनको वहां देना पड़ रहा था वो भी इनके सीधे मार्जिन में ऐड होगा, तो इनका मार्जिन इन सब वजहों से आगे इंक्रीज होगा। एंड ये था इनका पूरा ओपनिंग रिमार्क, और आगे इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू कर दिया, तो उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इनसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो इस बारे में पूछा गया था कि HTQC नॉर्म्स के मैंडेटरी होने के बाद इनके बिजनेस पर एंड मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने बताया कि HTQC नॉर्म्स के मार्केट में एक तरीके से मार्केट को एक तरीके से रीसेट कर दिया HTQC नॉर्म्स में। एंड जो मोस्ट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं वो HTQC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बैन हो गए। एंड इनका एक कॉम्पिटिटर हुआ करता था हाइक विजन करके, वो भी एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर था जो इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, HIKVISION, हाइक विजन। तो ये हाइक विजन के भी अधिकतर प्रोडक्ट्स HTQC नॉर्म्स में फिट नहीं बैठते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली बैन हो गया इंडियन मार्केट से। और इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो गई ये चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाइनीज जो प्लेयर्स हैं उनके बैन होने से। उस पूरे जो अपॉर्चुनिटी है उसको ये लोग ग्रैब कर रहे हैं। और इनका इंडिया में सबसे बड़ा प्रोडक्ट रेंज इन्हीं का है जो कि HTQC से सर्टिफाइड है, और जो नहीं सर्टिफाइड है उसके भी ये लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। प्लस कुछ यूरोपियन प्लेयर हैं, कुछ अलग कंट्रीज के प्लेयर हैं, वो भी HTQC सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में क्यू में लगे हुए हैं। तो कमिंग क्वार्टर्स में इनका मार्केट, मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और हमारा जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन इनसे इनके मार्जिन एक्सपेंशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला था कि हमारा मार्जिन एक्सपेंशन होने के कई लीवर्स हैं, जिनमें कि सबसे पहला है प्रोडक्ट मिक्स चेंज। हम लोग HTQC जो सर्टिफाइड है उसकी लार्जेस्ट हमारे पास रेंज है, और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी मार्केट में अच्छी खासी। CCTV कैमरा आज की डेट में देखेंगे तो हर कोई इंस्टॉल करना चाहता है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग ये लोग अपने प्रोडक्ट का जो इनका प्रोडक्ट मिक्स है उसमें चेंजेस कर रहे हैं। लोग हायर वैल्यू के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कर रहे हैं, हायर मार्जिन के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कर रहे हैं, जो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं उनको धीरे धीरे लोग कम सेल कर रहे हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ये लोग अपने खुद के ब्रांड CP प्लस ब्रांड नेम से सेल कर रहे हैं। 90% प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ये लोग CP प्लस के ही सेल कर रहे हैं। इसमें भी इनका जो इनका मार्जिन होता है हायर होता है, तो वहां से भी इनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। इसके बाद पोस्ट HTQC जो इनका मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वहां से भी इनका मार्केट जो मार्जिन है वो एक्सपेंशन होगा। एंड इन्होंने अभी अपना डेट रिड्यूस किया है, तो जो पैसा ये लोग इंटरेस्ट पे करने में दे रहे थे वो पैसा भी इनके पैट में ऐड होगा, इनके मार्जिन वहां से भी इंक्रीज होगा। एंड अभी जो इनका एक ज्वाइंट वेंचर था डिक्सन के साथ, AIL डिक्सन नाम से, तो AIL डिक्सन अभी इनकी 100% फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी हो गई, तो जो पैसा डिक्सन को जाता था वो भी इनके पास आएगा, तो वहां से भी इनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। एंड इन्होंने बोला कि अभी इनका जो नॉन HTQC प्रोडक्ट है वो मार्केट से बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो जाएगा, और फिर
मार्केट भी पूरी तरीके से एसटीक्यूसी प्रोडक्ट की तरफ एसटीक्यूसी से अप्रूव प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड आगे इन्होंने बोला कि जो इनसे एक क्वेश्चन अगला पूछा गया कि कॉस्ट में क्या डिफरेंस आता है जो एसटीक्यूसी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है वो और जो नॉन एसटीक्यूसी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है वो उनके बीच में। तो इन्होंने बोला था कि एक्चुअली 3 तरीके के सेगमेंट में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो इंडिया में सेल किए जाते हैं। एक तो एंट्री लेवल सेगमेंट है, दूसरा मिड लेवल सेगमेंट है और तीसरा हाई लेवल सेगमेंट है। तो जो हाई एंड वाला सेगमेंट है, हाई लेवल वाला जो सेगमेंट है उसमें प्राइस इंक्रीज केवल 5 to 7% का होता है जो एसटीक्यूसी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है उनका, कंपेयर टू नॉन एसटीक्यूसी सर्टिफाइड प्रोडक्ट। क्योंकि जो हाई एंड वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें ऑलरेडी उसमें मेमोरी प्लस जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो ऑलरेडी अपडेटेड होते हैं। थोड़े बहुत ये लोग मॉडिफिकेशन उसमें करते हैं, थोड़ा बहुत अपडेट करते हैं, तो उसमें 5 to 7% का हायर कॉस्टिंग ये लोग वहां से ऐड करते हैं उसमें। एंड जो मिड एंड वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें 10 to 15% डिफरेंस आता है एसटीक्यूसी और नॉन एसटीक्यूसी वाले प्रोडक्ट में। वो क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा इनको अपडेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं। और जो एंट्री लेवल वाला सेगमेंट है वहां पर मोर देन 20% का कॉस्ट डिफरेंस आता है, क्योंकि जो एंट्री लेवल वाला सेगमेंट है उसमें लो फीचर्स होते हैं, तो वहां पर इनको बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने पड़ते हैं और इनको मेमोरी डबल करनी पड़ती है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो बहुत सारे ऐड करने पड़ते हैं, तो वहां पर 20% से ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है कॉस्ट का। एंड अगला क्वेश्चन इनसे इनके जो एक दाहुआ बिजनेस के बारे में पूछा गया। दाहुआ क्या है? एक्चुअली दाहुआ एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि सीसीटीवी कैमरे बनाती थी और इंडिया में सेल करती थी। तो ये लोग उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे इनके इनिशियल टाइम में, जब ये लोग सीपी प्लस ब्रांड इनका खुद का लॉन्च नहीं हुआ था, तो ये लोग चाइनीज कंपनियों के साथ टाई अप करते थे, उनके प्रोडक्ट इंडिया में सेल करते थे। तो एक दाहुआ उसी में से एक प्रोडक्ट है जिसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो मैनेजमेंट ने बताया कि दाहुआ के साथ इनका 15 ईयर पुराना रिलेशनशिप्स है एंड मोस्टली जो प्रोडक्ट है दाहुआ के वो डिस्क्वालीफाइड हो गया ड्यू टू एसटीक्यूसी नॉर्म्स। एंड उसके डिस्क्वालीफाइड होने से जो वो बिजनेस है वो सारा का सारा शिफ्ट हो रहा है, जो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है और उसमें सबसे बड़े प्लेयर सीपी प्लस ये खुद हैं, तो वो बिजनेस इनकी तरफ आ रहा है। और जो दाहुआ का कुछ प्रोडक्ट्स उनके ऐसे हैं जो कि एसटीक्यूसी सर्टिफाइड हैं, तो वो अभी भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें इनका मार्जिन केवल अपने जो खुद के प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं उसकी तुलना में अगर देखेंगे तो लगभग 3 टाइम्स कम होता है। मतलब अगर ये अपना प्रोडक्ट सेल करके 3 रुपीज अर्न करते हैं, तो दाहुआ का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने पे इनको केवल 1 रुपीज की अर्निंग होती है। तो ये अपने खुद के प्रोडक्ट सेल करने में कंपेयर टू दाहुआ डिस्ट्रीब्यूशन इनको 3 टाइम्स ज्यादा अर्निंग मिलती है। एंड आने वाले समय में उस सेगमेंट को लोग धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं और अपने खुद के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग तो करते हैं, सेलिंग भी ये लोग ज्यादा से ज्यादा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैनेजर ने ये भी बताया कि जो कमिंग क्वार्टर है उसमें दाहुआ से जो इनका रेवेन्यू आता था उसमें 25% की कमी आ जाएगी और इनका जो खुद का ग्रोथ है 25% के रेट से ये खुद ग्रो करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि मार्केट किस तरीके से ग्रो कर रही है एंड डाउन द लाइन 5 इयर्स इनका ग्रोथ किस तरीके से होगा। तो मैनेजमेंट ने बताया कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट सॉरी, तो इनके मैनेजमेंट ने बताया कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट इस साल 2025 में लगभग 4.5 करोड़ सीसीटीवी कैमरे सेल किए जाएंगे, जो कि 2030 तक ये बढ़ के यहाँ से लगभग डबल हो जाएगा। मीन्स लगभग 9 करोड़ सीसीटीवी कैमरे हर साल सेल होंगे इंडिया में। तो मार्केट वैल्यू वाइज एंड वॉल्यूम वाइज दोनों तरीके से 16 to 17% के रेट से ग्रो करेगी 2030 तक। एंड इंडस्ट्री में इनका जो ग्रोथ है वो इन्होंने हमेशा पहले भी मार्केट के ग्रोथ से ज्यादा रेट से ग्रो किया है और आने वाले कमिंग ईयर में भी ये मार्केट के रेट से ज्यादा रेट से ग्रो करेंगे। और इसके पीछे और कई रीजन भी हैं, जैसे कि इनको एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन का भी फायदा इस साल से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये अपनी R&D के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, R&D डेवलपमेंट के ऊपर काफी काम कर रहे हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल की वजह से भी ये मार्केट को इजीली बीट कर देंगे। और मैनेजमेंट ने बोला भी है कि ये 25% के रेट से इस साल ग्रो करेंगे और मे भी प्रोबेबली वो 25% को भी एक्सीड कर देंगे। अगला क्वेश्चन इनसे कैपेक्स के बारे में पूछा गया कि कितना कैपेक्स कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हम 200 करोड़ रुपए का कैपेक्स कर रहे हैं, अगले 2 सालों में करेंगे, जिसको पार्ट करके पार्ट में। एंड ये अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हैं या उसका एक्विजिशन करते हैं, तो ये जो अमाउंट है 200 करोड़ का, ये और बढ़ भी सकता है। और ये जितना भी पैसा है ये मार्केट से नहीं उठा रहे, बल्कि इसको अपने इंटरनल एक्यूरल से एंड अपने कैश फ्लो से इस पैसे को ये मैनेज करेंगे। एंड रेवेन्यू इस 200 करोड़ के कैपेक्स के बाद इनका जो रेवेन्यू है वो 2 सालों में 60% तक बढ़ जाएगा। एंड लगभग
आगे इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि लगभग 5,000 करोड़ रुपीज के कैमरे हमको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं जो इंडिया में लाके सेल करते हैं। तो उसके ऊपर इन्होंने बोला कि वो उसमें ऑलमोस्ट रोक लग चुकी है क्योंकि वो एसटीक्यूसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठते थे। तो इनके लिए मार्केट में आगे आने वाले टाइम में काफी ह्यूज स्कोप इनके मैनेजमेंट को दिखाई देता है और मैनेजमेंट बोल भी रहा है, बिल्कुल श्योर है और कि ये लोग आगे अच्छा ग्रोथ करेंगे। आगे उन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेके बोला कि करेंटली इनका जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चर करने का लगभग 1.5 मिलियन सीसीटीवी कैमराज पर मंथ का है और ये अपनी कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन लास्ट क्वार्टर में कर नहीं पाए थे क्योंकि कुछ जो ये सर्टिफिकेशन का इशू चल रहा था एंड जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस चल रही थी इसकी वजह से लोग फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। तो आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट की जो अपने प्लांट का यूटिलाइजेशन 90% से 100% करने की कोशिश कर रहे हैं और बाई द नेक्स्ट Q1 इनका जो कैपेसिटी है वो 30% यहाँ से बढ़ के लगभग 2.3 टू 2.4 मिलियन पर मंथ तक ये लोग पहुंचा देंगे उसको। अगला क्वेश्चन इनसे इंपोर्ट डिपेंडेंसी के ऊपर पूछा गया। तो इन्होंने बोला था कि हम लोग जो अपने सीसीटीवी कैमरे में अदर प्रोडक्ट में जितना पार्ट्स यूज करते हैं उसमें से 40% पार्ट्स हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं इंडियन या थर्ड पार्टी इंडियन प्लेयर से खरीदते हैं और 60% प्रोडक्ट इनको बाहर से इंपोर्ट ही करना पड़ता है क्योंकि जिस क्वालिटी का और जिस क्वांटिटी में इनको प्रोडक्ट्स चाहिए वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होते नहीं है। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स है, एसओसी है, मेमोरी है, डीआरएम है, तो ये सारे पार्ट्स इनको ये इंपोर्ट करते हैं एंड गवर्नमेंट इसमें अभी पुश कर रही है लेकिन अभी जब तक गवर्नमेंट का पुश पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता, जब तक इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से शुरू नहीं होती तब तक इनको इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी बनी रहेगी, इनको वहां से प्रोडक्ट खरीदते रहना पड़ेगा। एंड अभी इन्होंने क्या किया है कि लेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने खुद के प्लांट में स्टार्ट कर दिया, जो इनका आंध्र प्रदेश वाला प्लांट है वहां पर इन्होंने लेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है और आगे कमिंग क्वार्टर्स में इसको और स्केल अप करेंगे। तो जब तक इंडिया में कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है तब तक इंपोर्ट के ऊपर सारे ही इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर्स की डिपेंडेंसी बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन इनसे अबाउट इंपोर्ट द पार्ट फ्रॉम चाइना के बारे में पूछा गया कि चाइना से लोग कितने पार्ट इंपोर्ट करते हैं। तो आदित्य इन्फोटेक ने बोला कि हम लोग क्रिटिकल कंपोनेंट चाइना से नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि उनमें सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं। तो जो 60% पार्ट्स हम लोग बाहर से अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं उसमें से लगभग 35% प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि हमारे जो सीसीटीवी कैमरे हैं या जो अदर प्रोडक्ट है उनका आप बोल सकते हैं कि हार्ट या ब्रेन है, मीन्स एकदम मेन क्रिटिकल कंपोनेंट है। तो वो पार्ट तो हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करते हैं, उन पार्ट्स के लिए हम ताइवान एंड अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम ताइवान एंड अमेरिका से उसको इंपोर्ट करते हैं और हमारी खुद की जो R&D टीम है वो इन पार्ट्स को इन हाउस मैन्युफैक्चर करने के ऊपर काम कर रही है। आगे उन्होंने एक्सपोर्ट के बारे में बोला कि पहले हम लोग कुछ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे लेकिन ड्यू टू सम रीजन हम चाइनीज कंपटीटर को फेस नहीं कर पाए तो हमने वो बिजनेस एक्सपोर्ट वाला बिजनेस वो गंवा दिया। एंड लेकिन आने वाले अगले 2-3 ईयर्स में जब हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा एंड आल्सो वर्ल्ड और जो वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स है वो भी काफ़ी चेंज हो रही है। तो और अभी की डेट में क्या है कि सारी कंट्रीज ही चाइना प्लस वन थ्योरी पे चल रही है, चाइना के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग कंट्री वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये भी इनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखाई देती है और अभी क्या है कि इंडिया में इनको डोमेस्टिक जो डिमांड है काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, तो अभी इनका फोकस पूरा का पूरा डोमेस्टिक बिजनेस के ऊपर है। लेकिन ये लोग एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में भी छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स उठा रहे हैं और इनका फोकस है कि आगे चल के ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करेंगे। अगला क्वेश्चन इन्होंने इनसे प्रोडक्ट रेंज की प्राइस के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने बोला था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1,000 रुपीज से लेकर 2,000 रुपीज तक जो घरों में लोग सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं उनके 1,000 से 2,000 रुपीज के बीच में मिल जाते हैं। एंड जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या जहाँ पर हाई सिक्योरिटी कैमरे चाहिए होते हैं वहाँ पर वो कैमरे उनके लगभग 30,000 से 40,000 रुपीज की रेंज में आते हैं। और आगे इन्होंने जो अपना AIL एंड डिक्सन का जो डील था उसके बारे में बात की कि इन्होंने 50% शेयर जो अपना ज्वाइंट वेंचर में डिक्सन के पास था उसको इन्होंने ले लिया डिक्सन से और उसके बदले में डिक्सन से जो इनकी डील हुई थी 4,000 करोड़ में हुई थी और उस समय इनकी कंपनी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इनके 6.6% शेयर की वैल्यू 4,000 करोड़ थी। तो इन्होंने 6.6% शेयर अपने डिक्सन टेक्नोलॉजीज को दे दिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज की इनकी पेरेंट कंपनी में 6.6% शेयर की हिस्सेदारी है। आगे मैनेजमेंट ने अपना ये था पूरा एक्चुअली इनका कॉन्फ्रेंस कॉल था और आगे मैनेजमेंट ने अपने क्लोजिंग रिमार्क दिया। क्लोजिंग रिमार्क में इन्होंने बोला कि पिछले 5 से 6 ईयर्स में चाइना के कुछ बड़ी कंपनी के चैलेंजेस के बाद भी
हमने मोर देन 20% के CAGR से ग्रो किया है। एंड आगे हमारे लिए और बेटर पोजीशन है, क्योंकि हमको इंडियन गवर्नमेंट से साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स लेके आई इंडियन गवर्नमेंट, उसका हमको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा हम अपने काफ़ी सारे फ्रंट के ऊपर, वर्क फ्रंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, लोकलाइजेशन है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट वर्टिकल्स के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो जो कमिंग ईयर्स है उसमें हमारी ग्रोथ पहले से भी ज़्यादा रहेगी और शेयर होल्डर्स के लिए भी हम ज़्यादा पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों ये था इनका पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल। आइए अब इनका वैल्यूएशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये करेंटली क्या वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो अगर आप इनका अभी का करंट मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 16,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, और इनका करंट पी देखेंगे तो लगभग 111, 110, 111 के आसपास है। एंड जो इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड पी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इनका जो रेवेन्यू इन FY25 से लगभग 3,112 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। अगर उसको इन्होंने मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि हम 25% के रेट से ग्रो करेंगे FY25 में, FY26 में, तो अगर हम इसको 25% से प्लस कर दें तो लगभग 3,890 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा FY26 में। एंड मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा 6 से 7% का मार्जिन रहेगा, पैट मार्जिन। तो अगर हम 7% मार्जिन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 1 ईयर फॉरवर्डेड पी निकल के आता है 59। एंड अगर हम 6% के मार्जिन के ऊपर इनको कैलकुलेट करते हैं तो इनका फॉरवर्डेड पी निकल के आता है 68। मीन्स कि 59 to 68% का 59 to 68 के 1 ईयर फॉरवर्डेड पी पे आपको 25% ग्रोथ की एक कंपनी मिल रही है, जो कि अगर देखेंगे आपको तो महंगी लग रही है। महंगी है भी एक्चुअली, क्योंकि इनका शेयर प्राइस भी इनके लिस्टिंग के बाद लगभग डबल हो गया है, तो थोड़ा महंगी लग रही है। तो आप इसमें चाहें तो थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने किया है वैसा कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि थोड़ी सी इसमें होल्डिंग ली है, थोड़ा सा मैंने इसमें अभी कुछ शेयर मैंने खरीद लिए हैं। अब मैं उनको ट्रैक करूंगा और अगर करेक्शन होता है तो मैं नंबर ऑफ शेयर अपने और बढ़ाऊंगा, और अगर करेक्शन होकर मुझे एक सही प्राइस मिल जाता है तो फिर मैं और ज़्यादा उसमें बाइंग करने के लिए देखूंगा। एंड क्योंकि मुझे तो बिजनेस का प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ब्राइट लगता है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बिजनेस ये काफ़ी ग्रो करेगा और हम जैसे स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए भी पैसा बनाएगा। तो और एक्चुअली अगर आप ना इस फील्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उनके सारी कंपनियों का पीई देखेंगे भी ना तो सारे ही हायर वैल्यू पे मिलते हैं, कोई भी आपको कंपनी फेयर वैल्यू पे मिलेगी नहीं। तो उस हिसाब से इनका वैल्यूएशन देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा लगता है, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा होल्डिंग लेके इसमें आगे देख सकते हैं। बाकी इस बिजनेस से कोई रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो आप लोग डालें कमेंट बॉक्स में, मैं उनको आंसर करूंगा। एंड ठीक है दोस्तों, थैंक यू।